केवल आप ही क्यों सेलेक्ट हो, केवल आप ही का प्रीलिम्स क्यों निकले, उसका क्यों ना निकले, वो भी वही कर रहा है जो आप कर रहे हो। केवल आप ही का क्यों मुख्य परीक्षा निकले, उसकी क्यों ना निकले, और आप ही क्यों साक्षात्कार दे इंटरव्यू में, आप ही क्यों आए। कोई छात्र जो बहुत बड़े कॉलेज से ना पढ़ा हो, बहुत अच्छा छात्र ना रहा हो स्कूल के दौरान कॉलेज के दौरान, पर अगर उसके पास ये है कछुए की तरह लगातार लगा हुआ है मेहनत करने में, तो उसका यूपीएससी जरूर निकलेगा। सबके पास आजकल कंटेंट, नॉलेज, स्टडी मटेरियल ये सब समान है। जब ये समान है तो ऐसा क्या है जो आपको पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है बाकी लोगों से। आंसर राइटिंग हर कोई नहीं कर रहा। आप अपने सीनियर्स या अपने दोस्त जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनसे पूछना कि भाई पिछले एक साल में तूने कितने क्वेश्चन लिखे होंगे आंसर राइटिंग। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसके बिना तो यूपीएससी नहीं निकलने वाला। कला पता लग जाती है, और लेखन एक कला है। नॉलेज के ऊपर भी है इसका हिस्सा, जो समय के साथ कला की तरह विकसित होता है। प्रश्न कि आपको इस पे उत्तर लिखना है, इसको बोलते हैं हम दैनिक उत्तर लेखन। दैनिक उत्तर लेखन में क्या है कि जो रोज पढ़ाया जाता है उस पर एक प्रश्न दिया जाता है, ताकि आप उसको लिख के आए, और उसका फिर इवैल्यूएशन होगा, मतलब जैसे हम चेकिंग बोलते हैं, फीडबैक मिलेगा आपको। संत कबीरदास कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आती थी। तो 300-400 की भीड़ में फल बहुत दूर है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन और मेंटरशिप हर पथ पे आपको जरूरी है। ये तो हमें पता है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा कठिन तो है, ठीक है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब आपने ये भी देखा कि हर इंसान कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहा होगा, या कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहा होगा, या कहीं से टेलीग्राम से वीडियो देख रहा होगा, या कहीं ना कहीं से मतलब वो जुगाड़ कर लेगा अपनी क्लासेस का पढ़ने का, यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी को पता लगा यार कि लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, मान लीजिए, तो हिंदी में लक्ष्मीकांत अपनी ले लेगा, सब कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है पॉलिटी के लिए। या पता लगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सब कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आपके एमसीक्यू हो, वस्तुनिष्ठ हो, या डिस्क्रिप्टिव जो भी हो, मुख्य परीक्षा प्रारंभिकी के, वो भी सब कोई कर रहा है। तो जब सबको ही सब समान चीज कर रहे हैं, तो तुम क्या अलग कर रहे हो ऐसा, मतलब समझो कि इस परीक्षा में कितने लोग आवेदन करते होंगे, कोई आइडिया। ठीक है, 13.4 लाख के आसपास, 13.6 लाख के आसपास लास्ट डेटा है, मान लेते हैं 14 लाख के आसपास लोग आवेदन भर रहे हैं। अब जब आवेदन इतने लोग कर रहे हैं, और आते हैं करीब करीब 50% के आसपास अटेंडेंस होती है प्रीलिम्स में, जैसे तुम लोग प्रारंभिक की परीक्षा भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो 6 लाख लोग, हर कोई वही लक्ष्मीकांत, वही एनसीईआरटी, वही पीवाईक्यू भी कर रहा है, और जो जितना भी तमाम स्टडी मटेरियल है आज एक क्लिक पे, मोबाइल के, है ना, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, किसी चीज़ की कमी थोड़ी है आज। पहले एक जमाना हुआ करता था कि हाँ, दिल्ली आके लोग प्रयागराज, इलाहाबाद पढ़ते थे, दिल्ली आते थे, या दूर दराज इलाकों में किताबें नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, आज तो गांव में बैठा इंसान भी कोर्स कर सकता है ऑनलाइन, गांव में बैठा इंसान किताब ऑर्डर कर सकता है। कहीं भी दूर दराज इलाकों में सबके पास आजकल कंटेंट, नॉलेज, स्टडी मटेरियल ये सब समान है। जब ये समान है तो ऐसा क्या है जो आपको पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है बाकी लोगों से। आप ऐसा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो हमें अलग बनाता है। केवल आप ही क्यों सेलेक्ट हो, केवल आप ही का प्रीलिम्स क्यों निकले, उसका क्यों ना निकले, वो भी वही कर रहा है जो आप कर रहे हो। केवल आप ही का क्यों मुख्य परीक्षा निकले, उसकी क्यों ना निकले, और आप ही क्यों साक्षात्कार दे इंटरव्यू में, आप ही क्यों आए। ठीक है, तो आप ही क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो अलग बना सकता है। अपडेटेड कंटेंट भी सबके पास। कंटेंट अभी आपने देखा है टीचर को पढ़ाते हुए, ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर है, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बढ़िया समझा रहे हैं। तो टीचर, पढ़ाई, कंटेंट, इन सब में 19-20 का फर्क होता है, बस। बस 19-20 है, किसी का ज्यादा पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आ जाएगा, फैक्ट तो वही बताएगा। वो यही बताएगा कि भाई मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई दर क्या है, ये सारी चीज कंसेप्ट तो वही बताएगा। हिस्ट्री का टीचर यही बताएगा 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है। गलत तो नहीं बता देगा, चाहे वो हिस्ट्री का टीचर 30 साल का हो चाहे 60 साल का हो। फैक्ट, कंसेप्ट, नॉलेज, कंटेंट समान है सबके पास आज के ज़माने में। पहले का ज़माना अलग था। तो 19-20 का ही फर्क है, तो और सोचो।
प्रैक्टिस, प्रयास, अच्छा प्रयास, ठीक है। और माहौल, एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और गाइडलाइंस या गाइडेंस, मार्गदर्शन, ठीक है। एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मार्गदर्शन होना जरूरी है, ये बात सही है। और आपको कुछ नहीं लग रहा? अब अच्छी कोचिंग, आपने कहा कि कोचिंग की जरूरत है। कोचिंग शब्द कहाँ से बना है? कोच, कोच शब्द का नाम सुना होगा आपने, तेंदुलकर के कोच सुना होगा। वो बहुत बड़े क्रिकेटर तो नहीं थे, बट एक अच्छे कोच थे। तो कोच क्या करता है? क्या कोच पर्सनल लेवल पे मार्गदर्शन नहीं करता? करता है, पर्सनल लेवल पे करता है ना मार्गदर्शन। क्यों कर पाता है वो कोच पर्सनल लेवल पे मार्गदर्शन? एक्सपीरियंस। और ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने कभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे रील्स देखी है? बैच, जैसे मान लीजिए कि कोई सर आ रहे हैं, बड़े फेमस, बच्चे खड़े हो गए, ठीक है, सर आए, पहुंचे वहां तक, पीछे जो है यहाँ पे बोर्ड है कहीं पे, आप पूरा पीछे तक बच्चे बैठे हुए हैं, हुजूम लगा हुआ है, सर आते हैं। कितने लोगों का बैच साइज होता होगा ये आपके हिसाब से? उन्होंने 300 400 बोला, आप आप 300 से 400, 300 से 400 स्टूडेंट है। अब मान लीजिए कि आप फैकल्टी हो, हाइपोथेटिकल केस मान लेते हैं, एक ऐसा केस मान लेते हैं कि आप फैकल्टी हो उस बैच के, मान लेते हैं, ठीक है। आपके सामने 300 400 बच्चे हैं, आपको पढ़ाना है, 2 ढाई घंटे की क्लास है आपकी। कितने बच्चों के डाउट ले पाओगे आप 300 400 की भीड़ पे? पढ़ाना भी है आपको, कितना समय दे पाओगे? क्या आपको मान लीजिए आप अर्थव्यवस्था पढ़ाते हैं, 1.5 महीने में आपने अर्थव्यवस्था खत्म करा दी, मान लीजिए। क्या उस 1.5 महीने में आप 300 400 बच्चों के नाम भी पता कर पाओगे सबके? क्या ये पॉसिबल है? ठीक है। अब मान लीजिए कि, तो पर्सनल लेवल पे मार्गदर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। अब मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दिन आप लेट हो गए। मान लीजिए कि आप 8 बजे क्लास थी, 3 बजे क्लास थी, 3 बजे की बजाय आप जो है 3 1 पे पहुंचे, ठीक है। कहाँ सीट मिलेगा आपको? यहाँ। इतना बड़ा हॉल है, पता है आपको यहाँ वाले बच्चे नोट्स कैसे बनाते हैं? जो टीचर लिखता है वो कैसे दिखता है उनको? यहाँ टीवी लगा होगा, यहाँ कोई बीच में पिलर खड़ा होगा उस पे टीवी लगा होगा, यहाँ साइड में पिलर होगा उस पे टीवी लगा होगा, ठीक है। तो जो लिख रहा है फैकल्टी, उसका भी टीवी देखना पड़ता है आपको। तो आप क्या कर रहे हैं, एक जैसे सत्संग होता है, सत्संग में क्या होता है कि एक तरफ का संवाद होता है, कोई गुरु आएगा, साधु संत आएगा, बोलेगा, उपदेश दिया, श्रोतागण सुन रहे हैं, चले गए। तो बड़े क्लास में क्या होता है ना, टीचर आता है, टीचर अपना कम्युनिकेट किया, कम इंटरेक्शन बच्चे और टीचर के बीच में, आप एक तरह से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। इस बात को समझिए, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। तो जब तक आप ऐसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, तब तक आप गाइडेंस को पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे मार्गदर्शन मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपने बताई, प्रयास। अब आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं एज ए स्टूडेंट। आपको पता है मनुष्य की टेंडेंसी क्या है? मनुष्य क्या चाहता है कि उसे मेहनत का काम से बचना चाहता है। मनुष्य, ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई सरल शॉर्टकट काम मिल जाए उसे करना पसंद करेगा बजाय मेहनत के। अब आपको ऑप्शन दिया गया कि साहब 5 MCQ सॉल्व करने हैं या फिर 2 आंसर लिखने हैं, उत्तर लेखन। तो एक मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होगी, क्या करने की? MCQ करने की। क्यों? टिक किया आगे बढ़े, टिक किया आगे बढ़े, ठीक है। तो उत्तर लेखन जो चीज है ना, ये 99 एस्पिरेंट जो है इस यूपीएससी का, वो उत्तर लेखन को नेग्लेक्ट करके, या प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे बोलते हैं हम, टालना, ठीक है, कि साहब आज नहीं करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं पूरा फिर करेंगे, मंडे से करेंगे या फिर 1 तारीख अगले महीने की से करेंगे। तो वो चलता रहता है और वो समय नहीं आता उसका ढंग से। अब आपको पता है कि क्या है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है,
ठीक है। अब ये तो मजा आ रहा है इसको करने में, क्यों, ये तो कर ले रहा है क्योंकि ये तो टिक मारा आगे बढ़े। अब ये वो इसका प्रयास नहीं कर पा रहा है। अब होगा क्या, वो भली बहुत पढ़ता है, वो 16 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो यहाँ से पास होके यहाँ पहुंचेगा और फेल होके अगले साल वापस यहाँ पे आएगा। और अगर उसने मेंस की वापस से तैयारी नहीं करी ढंग से, क्योंकि मेंस तो आपको पता है सितंबर में होता है अमूमन हर साल, तो सितंबर के बाद बचा क्या, 15-20 दिन वो आराम करता है, क्योंकि वो तब से पढ़ रहा है। पीटी के लिए पढ़ा उसने बड़ी तेजी से, फिर जैसे पीटी निकला मेंस के लिए पढ़ रहा, 3 महीने वो पढ़ा। तो अब इतना एग्जॉस्ट हो चुका है, 10-15 दिन आदमी आराम करता है थोड़ा सा। मिड ऑफ अक्टूबर में आ गया, अक्टूबर के मध्य में आ गया वो। अब बचा क्या, नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी लग जाएगा, फिर प्रीलिम्स आ गई मई में। तो उसके पास समय नहीं मिल पाता कि वो अपने मेंस पे काम कर पाए। और जब वो काम करना पाने का समय नहीं मिल पाता तो क्या होता है, वो इस चक्र में फंस जाता है। ये चक्रव्यूह है, और इस चक्र में फंस जाता है। हर साल वो प्रीलिम्स निकालना, मेंस में फेल होकर वापस वहां जा रहा है। बड़ी मुश्किल से जब उसे समझ में आता है, तब जाके 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं उसे उस लेवल में आने में कि यार मेंस मेरा ठीक है। समझे, नॉलेज उसको बहुत होता है बट प्रयास नहीं कर पाता, तो क्या होता है, या तो पेपर छूट जाएगा उसका समय पे, स्पीड नहीं बन पाएगी, या फिर होगा क्या कि विचार तो है दिमाग में पर उसको पन्नों पे नहीं ढंग से प्रेजेंट कर पा रहा। तो ये समस्या, तो अभ्यास का होना खास करके इसमें आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन में, क्योंकि ये तो हर कोई कर रहा है। ठीक है, ये हर कोई नहीं कर रहा, आंसर राइटिंग हर कोई नहीं कर रहा। आप अपने सीनियर्स या अपने दोस्त जो भी तैयारी कर रहे होंगे, उनसे पूछना कि भाई पिछले 1 साल में तूने कितने क्वेश्चन लिखे होंगे आंसर राइटिंग, और वो बता दे कि 1000। 1000 तो बहुत दूर की बात है, वो ये भी बोल देना कि यार 200 प्रश्न लिखे मैंने, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये चीज, और क्या है आपके हिसाब से जो आपको लगता है स्मार्ट वर्क। अब मैं बताता हूँ आपको एक जो चीज है वो आता है जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। आप समझते हैं एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। अगर आप तेज है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं स्कूल में, वो टॉप टॉप 2-3 रैंक लाने वाले बच्चे, कॉलेज में भी 9 पॉइंटर से ऊपर, 90% से ऊपर लाने वाले बच्चे, कहते हैं ना कि हाँ इसको जल्दी समझ में आ जाता है, ये तेज है, इंटेलिजेंट है। ऐसे छात्रों का दिमागी आईक्यू ज़्यादा होता है, तो हाई एप्टीट्यूड, उच्च एप्टीट्यूड वाले छात्र होते हैं। और वो बच्चे जो 50-60% मीडियम, है ना, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रहे स्कूल के दौरान भी, कॉलेज के दौरान भी, तो ऐसे बच्चों का आईक्यू थोड़ा सा कम होता है, जल्दी समझ नहीं आता उनको, थोड़ा मतलब वक्त लगता है उनको, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है उनको। ठीक है, एटीट्यूड क्या है यूपीएससी के संबंध में, छात्र के संबंध में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कितना डिसिप्लिन है उस छात्र में, कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, लगातार लगा हुआ है। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? तो खरगोश क्या है, तेज धावक है, तेज भाग सकता है वो। खरगोश जीत सकता है उस रेस को, कछुआ और खरगोश लगाएंगे तो कौन जीतेगा, जाहिर सी बात है खरगोश को जीतना चाहिए। पर होता क्या उस कहानी में, खरगोश हार जाता है क्योंकि खरगोश डिसिप्लिन नहीं था, खरगोश के पास बीच में रुक गया, कंसिस्टेंट नहीं है कि हाँ, लेजीपन टाल दे कि अभी सो लेते हैं यार, वो तो पीछे ही होगा। ठीक है, तो वो सीरियसनेस की कमी होना। अब कोई छात्र जिसमें सीरियसनेस की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है, और भले ही वो बहुत बड़ा 30 मार खान हो, आईआईटी से पढ़ा हो, कहीं से पढ़ा हो, उसका यूपीएससी नहीं निकलने वाला। बट कोई छात्र जो बहुत बड़े कॉलेज से ना पढ़ा हो, बहुत अच्छा छात्र ना रहा हो स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान, पर अगर उसके पास ये है, कछुए की तरह लगातार लगा हुआ है मेहनत करने में, तो उसका यूपीएससी जरूर निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आप कितने तेज हो ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये ज्यादा है। हाँ, अगर आप तेज भी और ये भी है तो फिर आप तो टॉपर है, आप 100 रैंक के अंदर आ जाओगे आप जल्दी। ठीक है, तो ये चीज, तो मेरी ये 3 चीज है जो आपको
अलग बनाती है बाकी भीड़ से, मोटी मोटी ये 3 चीजें। ठीक है, अब आपने क्या कि भाई रणनीति, स्ट्रैटेजी और योजना, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मगध नरेश, ठीक है, को हरा देने का साहस कैसे रहा? जब सटीक रणनीति थी कौटिल्य की, चाणक्य की, योजना थी, तब जाके चंद्रगुप्त, क्या ही सेना थी उनके पास, कुछ भी नहीं था, पर मगध नरेश इतने बड़े, उनको हरा दिया। एक सटीक रणनीति होना बहुत जरूरी, योजना होना बहुत जरूरी, गधे की तरह मजदूरी करना स्मार्ट। ठीक है, और सभी स्टेजेस की अपनी अपनी रणनीति होती है। ठीक है, अब ये रणनीति कहाँ से आती है? जब आपको कोई ढंग से मार्गदर्शन करे। अब मान लो मैंने यूट्यूब पे सुना, टॉपर मुझे ये कह रहे हैं कि साहब आप जो है एनसीईआरटी को, फला फला एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, आप पीवाईक्यू को ऐसे करने की कोशिश करिए। मैं करने गया, क्योंकि आप जानते हो आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो हर छात्र पे वो स्ट्रेटेजी लग जाए सही तरीके से, वो भी जरूरी नहीं है। अब मैं करने गया, मुझे एक अलग तरीके की समस्या आ रही है अब करते वक्त, अब वो मैं कहाँ से पता करूं? तो एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन और मेंटरशिप हर पथ पे आपको जरूरी है, अगर आपको जल्दी निकालना है। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत से एस्पिरेंट 2-3 साल लग जाते हैं उन्हें ये समझने में कि साहब ये जरूरी था, ये करना है। और जब 2-3 साल लग गए तो तुम्हें भी पता है कि जो फ्रेशर होता है ना कॉलेज का, फर्स्ट ईयर का छात्र, उसमें जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, और जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो छात्र होता है उसकी जो ऊर्जा होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। पहले वर्ष का छात्र बहुत ऊर्जा होती है उसको, जो बोलो तुम वो करेगा, सब कुछ देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, घूमेगा वगैरह सब कुछ। फिर आगे जाते जाते ऊर्जा अपने आप कम आ जाती है। आप लोग कौन से आप जैसे आप किस में हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के आप और फाइनल ईयर के आप में फर्क होगा। ठीक है, तो अब जो ऊर्जावान जो छात्र है जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी के, उसके बाद ऊर्जा, तुम बोलो 16 घंटे पढ़ना है, उसको मेंटर बोल दे, वो 16 घंटे पढ़ के दे देगा तुमको। तो उसको अगर उसकी ऊर्जा को सही मार्ग मिल गया तो वो जल्दी निकालेगा इस परीक्षा को। पर अगर सही मार्ग नहीं मिला और मार्ग उसे खोजते खोजते 2-3 साल हो गए, उसकी ऊर्जा क्या हो गई है? कम हो गई है। अब रीढ़ की हड्डी हो गई है ठंडी। अब चाह के भी वो कोशिश करेगा ना, अब वो 8 घंटे भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है पढ़ने के लिए, पूरे दिन में 8 घंटे ही पढ़ पाता है वो। ये 12 घंटे भी निकाल देगा, 14 भी निकाल देगा, 16 भी निकाल देगा। तो ये चीज, ये फर्क, तो अपना समय बचाए। ठीक है, फिर उत्तर लेखन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसके बिना तो यूपीएससी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, और उत्तर लेखन का कोई शॉर्टकट भी नहीं है ऐसा, प्रयास तो करना पड़ेगा, साहब पेन उठाना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। कोई ज्ञान भली कितना दे दे आपको, ऐसे 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 करो, फिर जब तक खुद नहीं करोगे कुछ होगा थोड़ी। तो इसमें बहुत सारी चीजें की समयबद्ध लिखना होता है। आपने नॉलेज आ गई आपको, किताबें पढ़ ली आपने, बट समयबद्ध नहीं लिख पा रहे तो भी कोई फायदा नहीं। और समयबद्ध लिखने के लिए करत करत अभ्यास। ठीक है, तो उससे, तो ये सारी चीजें हैं, निबंध हो गए, आंकड़े हो गए। फिर प्रैक्टिस में अपने खुद को जांचने के लिए कि टेस्ट सीरीज की श्रृंखला होती है, टेस्ट सीरीज बोला जाता है, रिवीजन नियमित होना चाहिए, पीवाईक्यू हर सप्ताह रिवीजन वगैरह, ये सारी चीजें करते रहना होता है, तब इंसान अपना ढंग से कर लेता है। अब जैसे मैं उत्तर लेखन की बात करूँ, आप में से किसी ने कभी स्टार्ट किया थोड़ा बहुत लिखना कभी? अभी मान लो कि आपसे बोला जाए कोई भी एक समाज का एक मुद्दा उठा लो, कोई भी सोचो, नहीं समाज का, अर्थशास्त्र का नहीं बोल रहा, सामाजिक मुद्दा उठाओ, पितृसत्ता, ठीक है, पैट्रियार्की। जब पितृसत्ता पे तुम्हें लिखना होगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से पितृसत्ता पे गहरी चोट पहुंची है, ऐसा स्टेटमेंट दिया। और फिर आगे बोला कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा प्रश्न आ गया। पहला क्या बोला कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण समझ रहे हैं आप, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमी का ओपन होना, कल्चर का ओपन होना, लोगों का
मतलब पीपल, कल्चर, इकोनॉमी, इन सबको बहुत सारे देशों का इंटीग्रेशन होना। ठीक है, आज आपके पास एप्पल आ जाता है, यहाँ पे एप्पल के आईफोन आ जाते हैं ना। कैसे आता आ पाता है? एप्पल तो यूएस की कंपनी, ठीक है, इंडिया में भी हो रहा है ऐसे ही। इंडियन चीज वहां पे भी मिल जाती है, ठीक है, इंडियन लोग आपके वहां पे मिल जाएंगे। तो वैश्वीकरण, अभी आप लिखने बैठोगे तो अभी आपको संदेह होगा खुद ही, आपने लिखा ही नहीं काफी समय से, पेन उठाने का मन ही नहीं करेगा, जड़त तो है, बहुत समय से लिखा ही नहीं, तो जंग लगा हुआ हाथों में। आगे का सोचेंगे यार बाद में देखेंगे, पढ़ लेते हैं अभी तो, क्लास क्लास करते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि यार फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, क्लास हो जानी चाहिए, बात खत्म, कोर्स खत्म। अरे वो तो सिर्फ मिनिमम है, ये तो सब कोई कर रहा है, तो तुम क्या अलग कर रहे हो? समझो। और मार्गदर्शन का भी अभाव है कि साहब लिखे कैसे, परिचय कैसे दे, इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, फिर बॉडी, फिर कंक्लूड कैसे करें। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर मान लीजिए आपने आरंभ करना स्टार्ट कर दिया लिखना, आगे आपने क्या आएगा? स्पीड की दिक्कत, गति में, ठीक है, समयबद्ध फिर नहीं लिख पाएंगे। फिर क्या होगा कि यार लिख पा रहे हैं, चलो ठीक है, 5 पॉइंट लिखने थे इस पे, हमको 3 ही आ रहे हैं और टूटे फूटे आ रहे हैं, गुणवत्ता की कमी। ठीक है, फिर पॉइंटर्स ही नहीं है हमारे पास उतना, मतलब कि मान लीजिए कि इसमें 6 पॉइंट लिखे जा सकते तो मुझे 3 ही पता है, कंटेंट की कमी है, विषय वस्तु की कमी। ठीक है, फिर लगातार प्रयास नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो एक दिन मोटिवेशन आया, कोई रील देख ली इंस्टाग्राम पे कि साहब कोई आईएएस उतर रहा है, आईपीएस उतर रहा है, ये वो, और 4-5 लोग लगे हुए गेट खोलने वगैरह करने में, तो ठीक है, आज जो बनाना प्लान बनाया, 1-2 दिन लिखा, फिर सब नष्ट, फिर वही वहीं ढर्रे पे आ गए। ठीक है, तो लगातार प्रयास नहीं, उस वक्त मोटिवेशन आया, लिख लिया, उसके बाद मोटिवेशन खत्म। फिर देखो आगे क्या होगा, एक बार तुम जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, ये जैसे कि दैनिक लेखन अभ्यास, दैनिक का मतलब आपने रोज लिखना है, टूटा फूटा ही लिखना है पर रोज लिखना है। जैसे कि संजीव कपूर को जानते हो तुम लोग, पाक कला के काफी फेमस इंडियन शेफ है, जो खाना वाना बनाते रहते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, संजीव कपूर। तो अगर मान लो कि चलो नहीं भी जानते हो, किसी आपने बहुत बढ़िया शेफ की जो बढ़िया खाना बनाया, उसकी उसने 10 किताबें लिख रखी है मान लो, आपने 10 किताबें पढ़ ली उसकी, और एक दिन आप गए कि यार चलो रसोई चलते खाना बनाते हैं। आप आपको इससे पहले खाना बनाना आता ही नहीं है मान लीजिए, आपने बस किताबें पढ़ ली और आप गए खाना बनाने, तो क्या लगता है पहली बार में आप बहुत वैसा खाना बना लेंगे आप? ठीक है, जब आपने खाना खुद भी बनाना सीखा होगा, जब अगर यदि आपने सीखा है, तो आपने देखा होगा कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी जल गया, कभी तेल कम ज़्यादा, ये सब चीज़ें होती है, पर समय के साथ आप सीख जाते हैं। अब आपको आप में से कौन खाना बनाना जानता है? ठीक है, आपको मान लीजिए कोई ऐसी सब्जी दे दी जो भारत में उगती नहीं है, आपने देखी ही नहीं कभी, मान लीजिए दे दी, बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं ना यूपीएससी, कई बार नहीं पढ़ा उसके बारे में, पर फिर भी आप क्योंकि खाना बनाना जानते हैं, आप कोई सी भी सब्जी दे दो, आप बना तो लोगे उसकी सब्जी, मे भी उतनी उच्चतर क्वालिटी नहीं बना पाओगे। ठीक है, आपको बोल दिया यार पास्ता बना दो, आप जिंदगी में पास्ता कभी सीखा ही नहीं। ठीक है, पर आपको पता है कि हाँ पास्ता में ये कुछ ये डाला जाता है, ये सारी चीजें बना तो दोगे, मे भी उतना रेस्टोरेंट जितना टेस्टी नहीं बना पाओगे, पर 80%, 90% वो तो कर दोगे उसके साथ। तो बाउंसर क्वेश्चन को भी सीखना आ जाता है यदि व्यक्ति को वो कला पता लग जाती है, और लेखन एक कला है, नॉलेज के ऊपर भी है इसका हिस्सा, जो समय के साथ कला की तरह विकसित होता है। ठीक है, नॉलेज तो वो है कि किताबें पढ़ ली तुमने, पर उसके ऊपर की भी कहानी है, वो आती है प्रैक्टिस से। तो 1 महीने अगर तुम दैनिक उत्तर लेखन कर रहे हो, तो प्रश्नों को बेहतर समझ पाओगे, और प्रश्न को बेहतर समझ पाओगे तो उत्तर भी उस हिसाब से लिख पाओगे, जैसी डिमांड है वैसा विषय वस्तु, मतलब ऐसा कंटेंट होना चाहिए आपका। प्रश्न की मांग को पूरा करेंगे आप, बेहतर संरचना, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इवेल्युएटर को पता लगना चाहिए कि साहब ये पहला सब पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है, ये खत्म हो गया, अब ये दूसरा सब पार्ट बता रहा है, मतलब जैसे कि 5-6 पॉइंट बताएं खत्म, अब क्या क्या प्रयास करने चाहिए महिला सशक्तिकरण के, वो 5 पॉइंट। तो अब इवेल्युएटर को पता तो है ना कि भाई ये पार्ट खत्म हो गया, ये पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है, इन इन पार्ट के इतने नंबर दूंगा मैं। कुछ लोग होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, तो वो पहले लिख रहे होंगे महिला के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, फिर बाद में लिख रहे होंगे फिर सस्ता ने कैसे वो पहुंचाई चोट, या फिर वो क्या कर रहे होंगे, सब दोनों मर्ज करके लिख देंगे, इवेल्युएटर अब ढूंढ रहा है बैठ के कि ये तो सस्ता वाला पॉइंट है और ये उसका पॉइंट है। ठीक है, सशक्तिकरण का प्रयास होगा।
तो संरचना भी बेहतर होनी चाहिए। फिर मोमेंटम, अभी क्या था, जड़त्व था, अभी जोर आता था उठाने में, ठीक है, अब उतना जोर नहीं आएगा पेन उठाने में और लिखने में। अगर आप 1 महीने और 3 महीने आपने ये दैनिक रोज कर लिया, तो उसके बाद आपकी गति भी आप पकड़ने लगेंगे, विषय वस्तु की गुणवत्ता भी बढ़ेगी आपकी, साथ के साथ आत्मविश्वास। बाउंसर क्वेश्चन बताया था कि ऐसी सब्जी दे दी आपको जिसके बारे में आपने सुना नहीं, कमल ककड़ी, नहीं बनाते रेगुलर लोग कमल ककड़ी को, तो बना दोगे सब्जी उसकी, ठीक है। जमीकंद, सुना है जमीकंद कभी? हाँ, एलिफेंट यैम, नहीं बनाते पर बना दोगे तुम लोग को दे दिया जाए तो आत्मविश्वास बाउंसर प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा, क्योंकि जब कुछ इंप्रूव हो रहा होता है, कुछ अचीवमेंट जैसी फीलिंग आती है ना इंसान को, तो वो मोटिवेट करता रहता है, चलो और करते हैं और पुश करते हैं, ये चीज। अब जैसे कि हम हमारे यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आप परिचय दे सकते हैं किसी प्रश्न का। परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग में आंसर जब आप लिखते हैं तो 3-4 लाइनों का आप इंट्रोडक्शन या परिचय लिख सकते हैं। तो परिचय लिखने के इतने प्रकार, इतने टाइप से आप परिचय कर सकते हैं। आप वैश्वीकरण की परिभाषा बता दीजिए या पितृसत्ता की परिभाषा बताइए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा महिलाओं के ऊपर और उस पर आधारित है, तो वैश्वीकरण से बेहतर होगा कि आप पैट्रियार्की बताइए, पैट्रियार्की होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन बताइए आप। या फिर आप प्रसंग, हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ में चल रहा हो जो महिला सशक्तिकरण या पैट्रियार्की से रिलेटेड हो, उसका कंटेक्स्ट दे दी कि फिलहाल में ऐसा ऐसा हुआ, तो उस संदर्भ में हमें महिला सशक्तिकरण की और ध्यान देना चाहिए। या अभी 75वें या 76वें जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण पे और जोर देने की बात कही, उस संदर्भ में हमें ये करके, तो वो होता है कि प्रसंग आधारित। फिर होता है तथ्यों पे आधारित, ठीक है, कि फला रिपोर्ट में हाल फिलहाल में रिलीज हुई ये रिपोर्ट में ऐसे ऐसे डेटा फैक्ट कोट कर दिया, इतने प्रतिशत ये, ठीक है, महिलाएं पैट्रियार्की का शिकार है जिससे उनका सशक्तिकरण रुक रहा है, ऐसे कर दिया आपने, रिपोर्ट दे दी वर्ल्ड बैंक की है, कोई भी जो भी रिपोर्ट, उससे इस तरीके से आप परिचय लिख सकते हैं अपना, ठीक है। और क्योंकि मार्क्स तो होते ही है कुछ, इंट्रोडक्शन के 0.5 नंबर देता ही है वो, है ना, 1 नंबर मान के चलो इंट्रोडक्शन का, अगर सब कुछ सही लिखा है तो 0.5 देगा वो तुमको, ठीक है। इंट्रोडक्शन मिसिंग है तो 0.5 आपके चलेगा। और ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं हर जीएस के पेपर में, GS1 में, 2 में, 3 में, 20 इंटू 0.5, 10 नंबर का ऊपर नीचे हो जाएगा। GS4 में 19 क्वेश्चन होते हैं। पहली चीज तो ये। अब ये जो चीज है हम लोग यहाँ पे करते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक मुख्य एवं साक्षात्कार हेतु फाउंडेशन कोर्स, दैनिक उत्तर लेखन एवं एकीकृत व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ। इस पे अलग से दिखाई दे रहा है, ये आपको ब्लू पैच लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, कंटेंट जो होता है ना, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना, ठीक है, आपको क्या बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है या मटेरियल कलेक्टर या नोट्स कलेक्टर बनना है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबके पास है, सब कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लिए हैं, तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खुद से पढ़ रहा है, कोई, ये चीज का जुगाड़ सबके पास नहीं है, खासकर व्यक्तिगत रूप से। बताया मैंने 300-400 लोगों का हुजूम है जिस क्लास में, वहां पे मार्गदर्शन मिल सकता है, फैकल्टी ने बता दिया कि साहब आंसर लिखो, जरूरी है। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, मान लो मैं गया, मैंने आंसर लिखा, अब मैं किसको दिखाऊं भाई? और मैं फैकल्टी के पास गया, फैकल्टी को भाई 15 मिनट बाद दूसरे बैच में जाके क्लास लेनी है, उसने निकलना भी है, 2-4-5 मिनट चलते चलते सर सर पूछ लिया, मैम मैम पूछ लिया, बस खत्म कहानी। तो एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। ये मेंटर ऑफिस में बैठे हो, जिनके पास मैं कभी भी क्लास से पहले आ जाऊं आधा घंटा, क्लास के बाद रुक जाऊं आधा घंटा, या अलग से समय ले लूँ, दिन में आ जाऊं करके, मतलब वो मुझे अवेलेबल हो कॉल पे, चाहे व्यक्तिगत रूप से अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
मेंटर। फिर यूपीएससी टॉपर्स, रणनीतिक मार्गदर्शन, ठीक है, सब जगह कहीं ना कहीं टॉपर स्टॉक होती रहती है, तुम्हारे लिए अलग से क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसी चीज को थोड़ा पर्सनल लेवल पे हम कर देते हैं, हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा अलग होता है। फिर दूसरी चीज आपने देखोगे, सामान्य अध्ययन में कई बार निबंध और सीसैट को पृथक रखा जाता है, अलग रखा जाता है उस कोर्स में, उसका अलग कोर्स बना के उसका अलग चार्ज होता है। हमारे यहाँ पे पृथक नहीं रखा जाता है, सीसैट निबंध को इसी पाठ्यक्रम में इंक्लूडेड है, इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं। ठीक है, ये अपना प्रीलिम्स मेंस कवर करवा रहा है सामान्य अध्ययन। उसके बाद टेस्ट सीरीज, उत्तर लेखन। अब इंपॉर्टेंट चीज उत्तर लेखन, जिसमें दैनिक लेखन अभ्यास। अभी मान लो कि आपको पढ़ाया गया, सपोज कोई भी एक टॉपिक बताए जो आपने कभी सुना हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी इस सामान्य अध्ययन का कोई सा भी टॉपिक, कोई भी चीज आपने कभी सुनी हो। चलो ठीक है, भूस्खलन का नाम सुना है, अर्थक्वेक, ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आज आपको भूस्खलन के बारे में बताया गया। ठीक है, पढ़ाने के बाद आपको एक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न कि आपको इस पे उत्तर लिखना है, इसको बोलते हैं हम दैनिक उत्तर लेखन। दैनिक उत्तर लेखन में क्या है कि जो रोज पढ़ाया जाता है उस पर एक प्रश्न दिया जाता है, ताकि आप उसको लिख के आए, और उसका फिर इवैल्यूएशन होगा, मतलब जैसे हम चेकिंग बोलते हैं, फीडबैक मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसमें आपको और चर्चा करनी है तो आप मेंटर से चर्चा कर लीजिए। ठीक है, टीचर आपको बता देगा ऐसे ऐसे लिखना था तुम्हें। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दैनिक उत्तर लेखन। अब क्योंकि उत्तर लेखन के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले आदमी ये सोचता है कि मेरे को पता ही नहीं है उसके बारे में, उस प्रश्न के बारे में, वो पढ़ा ही नहीं मैंने, कहाँ से लिखूं। तो भाई आज पढ़ा तो है तूने, तो लिख। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर जो पढ़ाया गया उसी पे उसी दिन उसको प्रश्न मिल जाए, ताकि वो लिख सकता है, कुछ तो लिखेगा। वो 2 पन्ने का प्रश्न है तो 1 पन्ना, 1.5 पन्ना, 1.25 पन्ना कुछ लिख पाएगा वो, और वो कुछ लिखने से ही बढ़ेगा धीरे धीरे। फिर क्लासेज होती है उत्तर लेखन में, जैसे मैंने अभी बीच में बताई कि परिचय के प्रकार, आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, परिचय कैसे दे सकते हैं उत्तर में, तो उसके संदर्भ में ऐसी बहुत सारी क्लासेज होती हैं उत्तर लेखन की क्लासेज, जिसमें आपको बताया जाता है कि इतने टाइप के आपको सैंपल आंसर दिखाए जाते हैं, है ना, आपको ये बताया जाता है कि फैक्ट, डेटा, ये सब आप कहाँ से यूज कर सकते हैं, टॉपर ने कैसे यूज किया, टॉपर का परिचय देखिए। ठीक है, तो आपको ऐसे परिचय, तो मतलब क्लासेज होती है बेसिकली उत्तर लेखन पे। फिर टेस्ट। अब देखो टेस्ट का क्या है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है टेस्ट क्यों होना चाहिए। ठीक है, और एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो कि तुम्हारा मेंटर कह रहा है या तुम्हारी फैकल्टी कहती है कि तुम रोज जाया करो, घर जाके, ऐसा नहीं कि बस्ता रख के फिर अगले दिन बस्ता उठा रहे, आप गए, आपने जो पढ़ा आज उसको 15 से 20 मिनट में तुरंत रिवाइज किया। ठीक है, उसके बाद आपने उस पर जो भी प्रश्न दिया आपको उसका आपने उत्तर लेखन किया। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने वर्षों के क्वेश्चंस को उठा के, जैसे आपको अर्थक्वेक पढ़ाया, भूस्खलन पढ़ाया, तो उस पर देखा कि ये अर्थक्वेक पे ये क्वेश्चन करके देखता हूँ इससे कितने बन रहे हैं। 6-7 क्वेश्चन मान लो मिले आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उसमें 3 क्वेश्चन भी बन गए, मान लो आधे भी बन गए, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तुरंत कि यार अभी तो पहली बार ही पढ़ा है मैं, फिर आधे तो मैं अभी बना ले रहा हूँ, तो रिवाइज करूंगा और पढ़ूंगा, जब परीक्षा आएगी तब तक तो मैं ज्यादातर प्रश्न बना लूंगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ यूपीएससी उतना कठिन नहीं है, अपना ठीक चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब ये टेस्ट का मतलब ये होता है कि टेस्ट लेने से क्या होता है ना, कि आप जो चीज मिस कर रहे हो ना, मान लो आपने रिवीजन नहीं किया, रोज रिवीजन नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, नहीं कर रहे हो, नहीं मिला तुम्हें समय, या तुम्हारा जो एटीट्यूड है, कछुआ नहीं हो तुम, खरगोश हो, तो साप्ताहिक टेस्ट एक बार तुम्हें रिवीजन करने पे मजबूर करेगा कि अब इस सप्ताह में जो पढ़ा है उस पर टेस्ट है सैटरडे संडे को, तो अब मैं टेस्ट में बैठूंगा तो रिवाइज तो करूंगा, और नहीं लिखूंगा क्या, या एमसीक्यू में क्या टिक करूंगा। तो एक तो ये रिवीजन एक सप्ताह में एक बार को इंश्योर करता है। फिर अनुभाग्य सेक्शनल टेस्ट, तो सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है कि पूरी ज्योग्राफी खत्म, भूगोल खत्म हो गया मान लो,
अब भूगोल खत्म हो गया तो अब पूरा भूगोल सिलेबस हो गया, तो पूरे भूगोल सिलेबस पे प्रश्न होने चाहिए, फुल लेंथ टाइप पूरा भूगोल का सेक्शनल टेस्ट, पूरा सिलेबस आना चाहिए उसके अंदर भूगोल का। तो वो होता है, उससे ये होता है कि ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो गया और फिर बाद में पता चल रहा है 4 महीने बाद कि यार ज्योग्राफी हमारा वीक रह गया, तो उसी वक्त पता लग जाएगा कि क्या क्या करने की जरूरत है। ठीक है। फिर होती है श्रृंखला, जैसे टेस्ट सीरीज बोलते हैं ना, टेस्ट सीरीज, जिसमें फुल लेंथ पूर्ण परीक्षण आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि लगती है जब आपका कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, तब चालू हो जाती है और एग्जाम नजदीक है। जैसे कि प्रीलिम्स की अगर मैं मानूं तो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, मई में परीक्षा होगी, ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक है। और ऐसे ही मेंस की भी होती है। तो ये सारी चीजें प्रीलिम्स मेंस दोनों पे फोकस किया जा रहा है। अब जैसे बात आती है अध्ययन सामग्री, तो देखो अध्ययन सामग्री, नोट्स कलेक्टर बनना है तो अध्ययन सामग्री पे फोकस किया करो, या इधर उधर। बता रहा हूँ अध्ययन सामग्री सब बराबर ही होती है, 19-20 का फर्क है। कोई ये नहीं बताएगा कि 15 अगस्त की जगह कि 16 अगस्त को देश आजाद हुआ था। फैक्ट वही होते हैं सारे। ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हाँ ठीक है, आप लोग को जो सामग्री मिलेंगी वो सब है, बट इस पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये तो हर कोई को मिल रही है, हर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, सबके पास है ये, तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो फिर। ठीक है। इंटरव्यू जब होता है आपका तो मॉक इंटरव्यू और ये सारी चीजें, खैर ये थोड़ी आगे की बात है। हाँ, करंट अफेयर आपका कवर किया जाता है पूरे अच्छे से। अब मेरे पास ऑप्शन है कि चलो भैया एक बहुत बड़ी कोचिंग भी है, बहुत बड़े सर हैं फेमस पे यूट्यूब पे, हिंदी माध्यम की बहुत बड़ी कोचिंग है, ऐसी और कोचिंग है। तो अब तुम मुझे ये बताओ, बड़ी बड़ी कोचिंग का ऑप्शन है मेरे पास। संत कबीरदास कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आती थी। तो 300-400 की भीड़ में फल बहुत दूर है। मतलब 60 का बैच देखते हो तुम, देख पा रहे हो यहाँ पे इंटरेक्शन कितना आसान है, आपका फैकल्टी के साथ भी, फैकल्टी का आपके साथ भी, मतलब कोर्स करते करते फैकल्टी को नाम पता हो जाता है कि हाँ साहब ये फला बच्चा है, ये फली बच्ची है। 2 दिन क्लास ना आए तो पूछ लेता है, अरे तुम क्लास नहीं आ रही, अरे तुम उत्तर नहीं लिख रही हो। समझो जितना छोटा रहता है, बड़े में तो पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तुम बस एक नंबर हो वहां पे, फीस आ गया, बात खत्म। समझो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद की कार्यक्रम क्यों चुनना है क्यों नहीं चुनना है, मोटा मोटा मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। फिर भी आपको जो जामिया आरसी आवासीय कोचिंग एकेडमी है, जामिया आरसी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ का जो अपना एक विजडम है, विजडम वहाँ का जो सोच, जहाँ का वहाँ की जो जिस हिसाब से परीक्षा को निकाला जाता है, वो सारी तमाम चीज़ें जो ज़रूरी है वो सब करने के लिए, वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम लोग, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम देवेंद्र है। अगर आपने कभी मुझे यूट्यूब पे देखा हो बनवाए इसके, तो आप देख पा रहे होंगे। मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ा हूँ। ठीक है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यूपीएससी परीक्षा लेती है जिसकी, आपने सुना है कभी? यूपीएससी एक परीक्षा लेती है सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट की अभी निकली है जो वैकेंसी है ना। तो यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस का ही सिलेबस होता है, मतलब उसमें ज़्यादातर सिविल सर्विस वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जो तैयारी करता है प्लान बी के रूप में एक तरह से। ठीक है। तो उसमें मैं सर्व कर चुका हूँ बीएसएफ के अंदर, मैं जामिया आरसी का एलुमनाई रहा हूँ, तो मेरा एक अच्छा खासा इस परीक्षा को लेके अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी जैसे बाकी सब बच्चे होते हैं ना, तो मैं भी एक ऐसे ही बड़ी सी कोचिंग में चला गया था। मुझे कोई बताने वाला नहीं, यहाँ सब कुछ होता है कि हाँ अंकल लोग पापा लोग ये सब, कि हाँ उनका बेटा उसमें पढ़ रहा है, वहाँ पे जाते हैं सारे लोग। तो वहाँ पे यही होता है, 500 लोगों का बैच है, वही जो मैंने बताया आपको। ठीक है। आंसर राइटिंग के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज, तो उससे क्या होता है ना कि जब तक आपको समझ में आता है कि साहब ये जरूरी था, तब तक आपकी रीढ़ की हड्डी हो जाती शांत। समझे? तो प्रेशर को सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। प्रेशर को अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो आगे जाके वो फिर प्लान बी में ही जाएगा, वो प्लान में ए उसका सक्सेसफुल हो पाए बहुत कम चांसेस, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज।
तो इसका ध्यान रखना है आपने। हाँ, अब बात आती है कि हमारे यहाँ पे फीस वगैरह क्या है। तो देखिए, अभी आप कोई से अभी 1 ईयर का कोर्स देखेंगे किसी भी कोचिंग का, अभी क्या फीस चल रही होगी हिंदी माध्यम में? 1.5 के आसपास। ठीक है। और कोई किसी का? 1.80? और कोई किसी का? कौन कौन कोचिंग है? 1.80 कौन ले रहा है इतना महंगा कौन? हाँ। अच्छा। और आप किसका बता रहे थे, और किसका 1.5 किसका बताया था? हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि फीस तो है, ठीक ठाक फीस है, चाहे हिंदी से करो चाहे अंग्रेजी से करो, हिंदी की थोड़ी कम होती है, बस बात इतना सा। तो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन कक्षाओं में ये फीस है, प्रथम फीस जो कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे जब अंग्रेजी माध्यम स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, तब 82,000 फीस थी उसकी। आज उसकी फीस 1,20,000 है। तो हमेशा जो स्टार्टिंग का बैच होता है उसको फायदा होता है, उसको फायदा होता है मार्गदर्शन में भी, ठीक है, उसको फायदा होता है फीस के हिसाब से भी। और हमेशा स्टार्टिंग में आप ये देखना कि एक बार कोचिंग बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो हो सकता है कि उतना व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते हो। बट जब स्टार्टिंग हो रही होती है तो बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनको नाम बनाना है, उनको रिजल्ट भी लाना है। ठीक है। तो वो भी फायदा होता है। तो इतने सारे फायदे हैं। ऑफलाइन में आपकी ये फीस है, ऑनलाइन में ये फीस है। पर ऑनलाइन का तो मैं पर्सनली खुद भी मतलब यही बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ मार्गदर्शन की बात आ जाती है, जहाँ पे उत्तर लेखन की बात आ जाती है। क्योंकि आप उत्तर लेखन में देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन रिव्यू कर दिया, ऑनलाइन वो कर दिया, ये सारी चीज़ें। पर जब तक आपके हाथ में और ऐसे बात ना हो ना, 1-on-1, तब तक थोड़ी सी समस्या आती है। और ऑनलाइन में क्या होता है ना, वो खरगोश वाली स्थिति आ जाती है कि हाँ रिकॉर्डिंग तो पड़ी है, बाद में देख लेंगे, कौन सी लाइव करनी है क्लास, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये है। और ऑनलाइन में क्या है कि कोर्सेज इतने सस्ते होते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वो होता है ना कि जिम में अब आदमी पार्क में भी जाके जो कसरत कर सकता है, ठीक है, ओपन पार्क में भी आजकल जिम आ गई है। पर जहाँ वो पैसा दे देता है 3, 4, 5, 10 हजार, फिर वो जाने की कोशिश करेगा। तो वो वाली बात है, कम चीज की या फ्री चीज की उतनी महत्व नहीं देता है समाज। ठीक है। तो वैसे ही ऑनलाइन में थोड़ी खरगोश जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपका जैसे ही पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा 2026 तक, जो कि सितंबर में लगती है, तब तक आपको मेंटरशिप टेस्ट सीरीज आपकी आगे चलती रहती है। आपकी क्लासेस का जो एक्सेस है, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा में क्या होता है, ऑफलाइन इसमें कक्षा में क्या होता है कि क्लास मिस हो गई तो मिस हो गई, ठीक है, बट हम हमारे बच्चों को क्लास मिस नहीं होने देते, हम उनको एक्सेस दे देते हैं ऑनलाइन पोर्टल का भी, ताकि वो उसकी रिकॉर्डिंग और लाइव देख पाए। जैसे कभी घर जाना हुआ आपको, है ना, कभी बीमार पड़ गए, नहीं आ सकते उस दिन ऑफलाइन। तो ये सारी चीज़ें। बाकी ये तो चलो ठीक है।